Hello everyone, welcome to the today's session of the tutorial. So let's begin with our class. GST Beyonce on GST revenues in December. ठीक है, Beyonce is उछाल, किसी में भी एक बढ़ोतरी होना, that is उछाल, that is Beyonce. GST में उछाल, दिसंबर माह में GST राजस्व. ठीक है, I have translated this article in Hindi also. So if you are having any problem in understanding the article in English, you can learn it in Hindi as well. ठीक है, December's revenues signal some past festive fervor in the economy. ठीक है, तो दिसंबर माह का राजस्व अर्थव्यवस्था में त्योहारों के बाद आए कुछ उत्साह का संकेत देता है. ठीक है, दैट मीन्स दिसंबर में जो कलेक्शन हुआ है हमारा जीएसटी का, वो क्या दिखाता है, फेस्टिवल के बाद जो कुछ पॉजिटिव सी चीज़ हुई है जीएसटी रेवेन्यूज़ में, वो हमें दिखाती है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने वोकैबुलरी पे. तो लेट्स सी क्या है वोकैबुलरी पे आज. फर्स्ट वर्ड है ऑफ सॉर्ट्स. ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है ऑफ समवट अनयूजुअल और इन्फीरियर काइंड, मतलब कुछ अजीब सा. ठीक है, जो कि पहले कभी ना हुआ हो, दैट इज़ ऑफ सॉर्ट्स. रिकॉन्सिलेशंस मतलब द रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशन, ये एक मीनिंग होता है. और रिकॉन्सिलेशन अगर हम अकाउंट्स में देखते हैं तो आप बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते थे ना, मतलब जो आपका बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, मतलब आपका जो पासबुक है और जो कैश बुक है, उस दोनों को आप मैच करते थे, उस दोनों को आप टैली करते थे. ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को अगर फाइनेंशियल वे में, अगर रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है किसी भी फाइनेंशियल फिगर्स को मैच करवाना, टैली करवाना, इज़ द रिकॉन्सिलेशन. ठीक है, टेनेबल का मतलब होता है जस्टिफाइएबल. ठीक है, नजब का मतलब होता है टू मूव बाय अ स्मॉल अमाउंट, कुछ थोड़ी ही बढ़ोतरी को हम कहते हैं नजब होना. ठीक है, रिबाउंड मतलब रिकवर इन वैल्यू, अमाउंट और स्ट्रेंथ आफ्टर अ डिक्रीज और डिक्लाइन, मतलब किसी भी चीज़ में अगर गिरावट हुई थी पहले, अब वो फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया है, दैट इज़ द रिबाउंड. ठीक है, टैंक्ड मतलब पूरी तरीके से फेल हो जाना, फेल कम्प्लीटली. हेल्ड अप का मतलब होता है टू ब्रिंग अस स्टैंड स्टिल. स्टैंड स्टिल का मतलब है एक वहीं पे रोक देना, किसी भी चीज़ को रोक देना है स्टैंड स्टिल. तो किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ को एक जगह पे ही रोक देना, ठीक है, एक रुकावट सी ला जाना, उसको कहते हैं हेल्ड अप. वहीं पे हाल फिलहाल के लिए रोक देना, आगे का आगे देखा जाएगा, दैट इज़ द हेल्ड अप. ठीक है, मैंडरिन का मतलब होता है एंड एनी मेंबर ऑफ द एलाइट ग्रुप लीडिंग इंटेलेक्चुअल, वो कोई भी एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हो सकता है, पॉलिटिकल फिगर हो सकता है. ठीक है, कोई भी एक फेमस पर्सनालिटी हो सकता है, एलीट ग्रुप का वो बंदा हो सकता है, दैट इज़ मैंडरिन. स्लैकिंग, स्लैक करना इज़ कम करना. ठीक है, किसी भी कोई भी चीज़ अगर स्लैक हो रही है तो मतलब हम उसे कम कर रहे हैं. ठीक है, रेड्यूस और डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी. रेक इन मेक लॉट ऑफ मनी. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे कमाना, बहुत ज़्यादा पैसे जमा करना, दैट इज़ रेकिंग इन. ठीक है, अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो कि आज यहाँ पे इस इस एडिटोरियल पे यूज़ हुआ है. राष्ट्रपति भवन की कुछ बिल्डिंग्स हैं. ठीक है, राष्ट्रपति भवन है, आप सब तो जानते ही होंगे, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है. ठीक है, इंडिया का जो प्रेसिडेंशियल, जो यहाँ पे इंडिया के प्रेसिडेंट रहते हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंस. तो वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हैं, उसमें दो पार्ट्स किए गए हैं, साउथ ब्लॉक है और नॉर्थ ब्लॉक है. ठीक है, साउथ ब्लॉक में कौन से ऑफिसेज आती हैं या फिर कौन से मिनिस्ट्रीज आती हैं, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आता है साउथ ब्लॉक में, और ये सब आते हैं. नॉर्थ ब्लॉक में कौन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है और होम मिनिस्ट्री. तो जब भी नॉर्थ ब्लॉक अगर हमारे एडिटोरियल में आएगा तो आपको समझना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जिक्र किया, क्योंकि तो ये हमारा टॉपिक आज का एडिटोरियल जीएसटी पे है, तो ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ही वो रेफ़र करेंगे. क्यों वो होम मिनिस्ट्री को रेफ़र करेंगे नॉर्थ ब्लॉक का नेम लेके. जहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक आएगा वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हमें यहाँ पे इन्फर करना है. ठीक है, फिस्कल ग्लाइड पाथ का मतलब होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बजट. अगर हम बजट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट्स द पाथ द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड बाय एक्सटेंशन द गवर्नमेंट टेक्स. फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट जो रास्ता अपनाती है टू फुलफिलिंग द फिस्कल टारगेट्स फॉर इट सेट फॉर इट सेल्फ, मतलब जो खुद के लिए उन्होंने टारगेट सेट किया है कि हाँ
अब इस साल हम ऐसी पॉलिसीज़ को बनाएंगे, ऐसे फिस्कल पॉलिसीज़ को बनाएंगे, ऐसे सब चीज़ों को हम लोग करेंगे। फिस्कल पॉलिसीज़ वो होती हैं जो कि पैसों से रिलेटेड होती है और जो गवर्नमेंट बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ वो होती हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर बनाते हैं, ठीक है, प्रोबेबली आरबीआई। तो दैट इज़ द यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। तो इस बार जहाँ पे फिस्कल ग्लाइड पाथ आएगा, मतलब वो जो टारगेट सेट करती है कि हाँ हमारा इतना एक्सपेंडिचर होगा, इतना रेवेन्यूज़ होगा, हमें इतना एक्सपेंडिचर करना है, इतने रेवेन्यूज़ तो हमें जमा करने ही है, दैट इज़ द फिस्कल ग्लाइड पाथ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने एडिटोरियल पे। मैंने जहाँ पे भी पर्पल से मार्क किया है वहाँ पे आपका ग्रामर देखना है, तो मैं आपको पहले ग्रामर बता देता हूँ। देखिए, अ 3 मंथ लो है। जब भी आपका ये वर्ड आता है ईयर या फिर मंथ, ठीक है, अगर उस पे उसके सामने कोई भी एक आर्टिकल है तो कभी भी उसके सामने एस नहीं आता है, ठीक है। ये आपको मुझे ग्रामर दिखानी थी, ठीक है। कभी भी एस नहीं आएगा अगर ईयर या मंथ के पहले आर्टिकल आता है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल आ गया है ए, तो इसलिए अ 3 मंथ लो। आर्टिकल नहीं होता था तो मंथ्स हो जाता था, ठीक है। ये ग्रामर दिखानी थी। अब ईयर ऑन ईयर आते हैं। ऑन जो होता है ना, आपका एक प्रपोजिशन होता है। प्रपोजिशन के आजू बाजू में अगर आप नाउन को लिखते हो तो वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे ईयर आया है ना कि ईयर्स। तो इसीलिए ईयर ऑन ईयर है ना कि ईयर्स ऑन ईयर, ठीक है। ईयर्स ऑन ईयर्स नहीं आएगा। साल दर साल हम कहते हैं ना, तो ईयर्स नहीं आएगा, सिर्फ ईयर आएगा। ये ग्रामर का रूल है, ठीक है। और जब भी आर्टिकल के साथ आप मंथ या ईयर को लिखेंगे तो जैसे कि मैंने कहा एस तो नहीं आएगा, और हमेशा उस नंबर के बाद आपको वो हाइफनेट हुआ मिलेगा। देख सकते हैं ना आप, यहाँ पे हाइफनेशन हुआ है, जो ये डैश हुई है उसे हम हाइफनेशन कहते हैं। तो वो हाइफनेट होके ही आपको मिलेगा। ये आपका ग्रामर का रूल है, ठीक है। इतनी ग्रामर सी बात आपको पता चल गई। लिटिल, अब लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है। तो वो भी मुझे आपको दिखाना था, ठीक है। एट मोस्ट 1.5 लाख करोड़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के इन्फ्लोज आए हैं। मतलब एट एट ऑलमोस्ट, मतलब 1.5 लाख करोड़ के आसपास आ गए हैं। इन्फ्लोज मतलब हमारे पास जीएसटी डिपार्टमेंट के पास आए हैं। कभी भी इन्फ्लो होता है तो वो आपके पास आता है, आउटफ्लो मतलब आपके पास से बाहर जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लोज आए हैं, पैसे आए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के पास ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपीस दिसंबर के महीने में 2022 में। तो ये क्या दिखाता है, ये जो इन्फ्लोज आए हैं, सिग्नल अ रिकवरी ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। ऑफ सॉर्ट्स का मतलब जो मैंने कहा था अनयूजुअल से, ये अनयूजुअल सी रिकवरी है नवंबर के मंथ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। फ्रॉम नवंबर मतलब अगर नवंबर से कंपेयर किए तो ये बहुत ही अनयूजुअल सी है। व्हेन रेवेन्यूज़ फेल टू अ 3 मंथ लो, नवंबर में क्या हुआ था, रेवेन्यूज़ 3 महीने के सबसे निचले स्तर पे पहुंच गई थी और अचानक से दिसंबर पे 1.5 लाख करोड़ आ गए हैं। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें रिकवरी दिखा रहा है कि जीएसटी के इन्फ्लोज में रिकवरी हुई है, जीएसटी के रेवेन्यू में रिकवरी हुई है। दिसंबर 2022 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के रूप में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रवाह नवंबर माह से अर्थव्यवस्था में एक किस्म की बेहतरी का संकेत देता है, ठीक है। खासकर उस स्थिति में जब राजस्व 3 महीने के निचले स्तर पर लुढ़क गया था, ठीक है। नवंबर 2022 में, नवंबर 2022, revenues were 10.9% हायर दैन अ ईयर अगो। नवंबर 2022 में क्या हुआ था, ऑल्दो वो निचलेतम स्तर पे थी पर 10.9% हायर था अगर हम एक साल पहले की बात को देखें, मतलब 2021 का नवंबर हम देखें तो इस साल में वो 10.9% से बढ़ा हुआ था। बट स्टिल, पर फिर भी वो बढ़ा हुआ था। बट से हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। ऑल्दो बढ़ा हुआ था पिछले साल से, पर ये हमें क्या दिखाता है, मार्क्ड द स्लोवेस्ट ग्रोथ सिंस जून 21। तो जून 2021 से ये सबसे कम ग्रोथ हुई है, ठीक है। ऑल्दो ज़्यादा थी पर अगर हम जून 2021 के महीने से कंपेयर करते हैं तो ये सबसे कम ग्रोथ थी, बहुत ही स्लो ग्रोथ थी।
December's revenue were 2.5% higher than the November. अगर हम नवंबर के महीने से दिसंबर का रेवेन्यू कंपेयर करें इस साल में, तो दिसंबर के महीने में 2.5% ज़्यादा थी रेवेन्यूज़। तो ये एंड रिफ्लेक्टेड एट 15.2% ईयर ऑन ईयर अपटिक। और अगर हम साल दर साल का कंपैरिजन करें, अगर हम नवंबर से कंपेयर करते हैं तो वो 2.5% ज़्यादा था दिसंबर में इस साल। और अगर हम पिछले साल का भी कंपैरिजन करते हैं, मतलब 2019, 2020, 2021 ऐसे साल दर साल ईयर ऑन ईयर, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं तो वो 15.2% ज़्यादा था। ठीक है, मतलब 2019 का जो दिसंबर था, ठीक है, दिसंबर जो था आपका 2019 में दिसंबर, फिर 2020 का दिसंबर, फिर 2021 का दिसंबर जो था, इन तीनों सालों का जो दिसंबर में रेवेन्यूज़ थे वो 2022 से कम थे। मतलब 2022 में बढ़ोतरी दिखी, कितनी बढ़ोतरी दिखी? 15.2% का हमें अपटिक दिखा। अपटिक इज़ बढ़ोतरी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बेटा आप सबको? वाइल द 1,49,507 करोड़ GST की किटी, मतलब एक पूल ऑफ मनी, ठीक है, सम एक पूल ऑफ मनी को हम कहते हैं किटी। ठीक है, तो ये जो GST का ये इतना पैसे आए 1,49,507 करोड़ दिसंबर में, ये जो है ना ये थर्ड हाईएस्ट है। इतना अमाउंट ना थर्ड हाईएस्ट है, मतलब इससे पहले 2 बार इससे ज़्यादा अमाउंट हमें आ चुका है। ये जो हमारा है ना थर्ड हाईएस्ट है। ठीक है, ये वाला अमाउंट इज़ द थर्ड हाईएस्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम इन जुलाई 2017। तो मतलब 2017 जुलाई महीने में जब से स्टार्ट हुआ है ना, तब से ये सिर्फ 3 ही बार हुआ है कि हमें इतना ज़्यादा वो 1 लाख ये जो मार्क है ना ये क्रॉस कर पाया है। मतलब इससे पहले भी 1,49,507 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट मिला है। ये तीसरा हाईएस्ट है। ठीक है, इट मे बी नोटवर्दी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दैन द प्रीवियस रिकॉर्ड्स का अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, नोट करने लायक है। फर्स्ट, एज दीज टैक्सेस आर लिंक्ड टू, किस लिए अब हमें दिखा रहे हैं कि ये बढ़ोतरियाँ क्यों हुई हैं। ठीक है, अचानक से फर्स्ट हो गया तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि क्यों ये फर्स्ट यूज़ कर रहे हैं। ये हमें रीजंस बता रहे हैं अब किस लिए उछाल आया, किस लिए बढ़ोतरी हुई दिसंबर के महीने में। फर्स्ट, एज दीज टैक्सेस आर लिंक्ड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन इन नवंबर, दे इंडिकेट दैट फैक्ट्रीज एंड सर्विस प्रोवाइडर्स वर बिजियर दैन दे वेर इन अक्टूबर। तो ये क्या दिखाता है, अक्टूबर महीने से वो आगे अगले आने वाले दूसरे महीनों में जो थे फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयज़ वो बिज़ी थे, मतलब उनके पास काम बहुत ज़्यादा था, मतलब उनका बिज़नेस अच्छा था अक्टूबर के महीने से। जो उसके बाद के 2 महीने आए उसके बाद से अच्छा बिजनेस हुआ। तो ये इम्पैक्टेड लिटिल बाय द पोस्ट फेस्टिवल कंज्यूमर फटीग। तो फटीग मतलब जो होती है थकावट होती है। ठीक है, तो कंज्यूमर की जो थकावट होती है, यहाँ पे थकावट मतलब देखो अभी पोस्ट फेस्टिवल कंज्यूमर फटीग मतलब फेस्टिवल पे आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर चुके होते हो। ठीक है, दिवाली आ गई, ठीक है, दिवाली पे सभी लोग नए नए सामानों को खरीदते हैं नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में आई थिंक दिवाली था, राइट। तो ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि ऑल्दो इतने सारे खर्चे हुए हैं, कंज्यूमर की वो थकावट जो होती है ना कि बस अब हम और खर्चा नहीं करेंगे, अब हम थक गए हैं, तो उसने लिटिल इम्पैक्ट किया, मतलब ना के बराबर इम्पैक्ट किया था दिसंबर के रेवेन्यूज़ को, इसीलिए इतना ज़्यादा अमाउंट आया है दिसंबर के महीने में। सेकेंड, दूसरा रीज़न क्या है, ऑन द 2 अदर ओकेजन्स दैट GST रेवेन्यूज़ वेर हायर। तो हमने पढ़ा था ना कि थर्ड हाईएस्ट है ये वाला। तो फर्स्ट हाईएस्ट अमाउंट और सेकंड हाईएस्ट अमाउंट कौन सा था? फर्स्ट हाईएस्ट अमाउंट था 1.67, ठीक है, 1.67 लाख करोड़। सेकंड था 1.52 और अब हमारा आ गया थर्ड हाईएस्ट 1.49। ठीक है, सो 1.67 ये पहले पायदान पे है, 1.52 जो है अपना दूसरे पायदान पे आ गया, और 1.49 जो है जो कि इसी साल दिसंबर में हुआ था ये आ गया हमारा दिसंबर में। ठीक है, तो कभी हुआ था ये 1.67 लाख करोड़ कब हुआ था? अप्रैल 2022 में हुआ था।
और 1.52 लाख करोड़ कब हुआ था? अक्टूबर में इसी साल, ठीक है, 2022 में हुआ था। द नंबर्स वेर बूस्टेड बाय फाइनेंशियल ईयर एंड रिकॉन्सिलेशंस, ठीक है। तो ये नंबर्स क्यों बढ़े थे? जो फाइनेंशियल ईयर एंड, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड आता है, ठीक है, कई सारे लोग फ्रॉम फ्रॉम जनवरी 1 to 31 दिसंबर भी अपना एक फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर वो लोग करते हैं। तो ये मंथ एंड आ गया, ये ईयर एंड आ गया, तो सभी उन्होंने रिकॉन्सिलेशंस किए मतलब उन्होंने मैचअप किया कि कहाँ हमारे कौन से ड्यूज़ पेंडिंग थे तो उस ड्यूज़ को पेंडिंग किया, कौन सी पेनाल्टीज़ बची हुई थी जीएसटी के अंदर तो उनको फुलफ़िल किया, कौन से रिटर्न्स अगर बचे थे तो उन रिटर्न्स को भर दिया। तो इन शॉर्ट उन्होंने सब कुछ पे कर दिया। इसीलिए भी होता है कि, और इसीलिए भी हुआ है कि जीएसटी में ज़्यादा कलेक्शन आया। एंड प्री फेस्टिव स्पेंडिंग और स्टॉकिंग अप, और फेस्टिवल के पहले हम कहते हैं ना कि भाई साहब सब कुछ हम लोग पहले से ही खरीद लेते हैं या फिर जमा कर लेते हैं, क्या पता हमें आगे मिले या ना मिले, ठीक है। तो इसीलिए भी हो सकता है कि इन्हीं कारणों से लोगों का बिजनेस इंक्रीज़ हुआ हो और जिससे जीएसटी हमारे पास ज़्यादा आई हो, ठीक है, इन महीनों में। दिस वॉज नॉट द केस इन दिसंबर। तो ये दिसंबर में तो केस नहीं हो सकता है, ये पिछले महीनों की बात हो गई। ये किस लिए बात की थी इन्होंने? ये जो अप्रैल में था ना, अप्रैल में क्या हुआ था? फाइनेंशियल, सॉरी मैंने आपको 1 और 31 दिसंबर का बोल दिया, मैंने अप्रैल का तो भाई साहब पढ़ा ही नहीं। शिट ओके, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, आई एम वेरी 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 सॉरी, ठीक है। देखो उन्होंने बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट किया है, हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए था। तो ये जो 1.67 लाख करोड़ सबसे फर्स्ट हाईएस्ट था ना अप्रैल में, तो ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड हम लोग पढ़ते हैं ना अकाउंट्स में, फाइनेंशियल ईयर कहाँ कब से कहाँ तक होता है? फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके आपका 31 मार्च तक होता है ना। तो लोगों ने 31 मार्च को सभी उन्होंने ईयर एंड को रिकाउंसिलेशंस कर दिए होंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ठीक है। ये दिसंबर हो गया अपना, दिसंबर, ठीक है। तो लोगों ने सभी कुछ ख़त्म कर दिया होगा 31 दिसंबर को ही, जो भी टैक्स पेंडिंग थे। भाई अभी नेक्स्ट ईयर हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करने हैं, इसी साल जो भी भरना है वो सब भर के ख़त्म कर दो। तो वो एक रीज़न हो सकता है। वो रीज़न था अप्रैल में बढ़ोतरी का, ठीक है। और अक्टूबर में जो सेकेंड हाईएस्ट अमाउंट आया था ना, वो किस लिए हमारे पास बढ़ोतरी हुई थी? प्री फेस्टिव स्पेंडिंग और स्टॉकिंग अप रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेस्पेक्टिवली मतलब ये जो फर्स्ट रीज़न है वो फर्स्ट ईयर के लिए है, और ये जो सेकेंड रीज़न दिया है प्री फेस्टिव स्पेंडिंग और स्टॉकिंग अप रेस्पेक्टिवली, मतलब ये जो सेकेंड वाला है वो सेकेंड इसके लिए है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो ये जो अक्टूबर में बढ़ोतरी हुई थी ना, वो किस लिए हुई थी? प्री फेस्टिव स्पेंडिंग। तो नवंबर में दीपावली थी, तो दीपावली में सभी लोग नई नई चीज़ों को खरीदते हैं, नए कपड़ों को खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हो गया, जो भी हो गया, सभी नई चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है। और लोगों को भी ऐसा भी लगता है ना कि हाँ अभी से ही खरीद लेते हैं, क्या पता फेस्टिवल के टाइम पे हमें मिले या ना मिले, इसीलिए उन्होंने अक्टूबर के महीने में ही खरीदारी कर ली थी, प्री फेस्टिव शॉपिंग कर ली थी, तो इसलिए अक्टूबर में बढ़ोतरी हुई। पर दिसंबर में ऐसा कुछ नहीं था। दिस वॉज नॉट द केस इन दिसंबर। दिसंबर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही फेस्टिवल था, ना ही ईयर एंड था, ठीक है। ठीक है बच्चा, आपको इतनी सी बात क्लियर हो गई, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने आपको 1 और 31 वाला एग्जाम्पल दिया, बट दैट वॉज नॉट द केस। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली क्लियरली दिया गया है कि इसका रीज़न ये है और इसका रीज़न ये है, ठीक है। सो होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। दिस वॉज नॉट द केस इन दिसंबर। आर्ग्यूमेंट्स दैट, ऐसी बातें हैं चल रही हैं कि इन्फ्लेशन ब्लोस्टर्ड दीज नंबर्स आर ओनली पार्टली टेनेबल मतलब ठीक है, मान सकते हैं, ये आधी ही बात सच है, ठीक है, ये बात सच है, पर आधी ही सच है कि इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है। इन्फ्लेशन की वजह से कैसे बढ़ सकता है? देखो, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कॉस्ट का आपका प्रोडक्ट का प्राइस भी महंगा हो जाता है, प्रोडक्ट का प्राइस महंगा होता है तो उस पर टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ता है। तो लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई महंगाई चल रही थी, प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा था, इसलिए टैक्स भी ज़्यादा भरा, पर ये बात आधी ही सच है, ठीक है।
टेनेबल डेडलाइन इन्फ्लेशन डिप्ड टू 11 मंथ। देखो यहाँ पे भी एन आ गया ना, आपका मंथ के पहले आपका यहाँ पे आर्टिकल लगा है और हाइफनेट भी इसीलिए आपको दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे एस नहीं आया, ठीक है। टू एन 11 मंथ लो। तो दिसंबर में तो भाई साहब इन्फ्लेशन जो था वो गिर गया था, डिप्ड मतलब गिर गया था टू 11 मंथ लो, मतलब पिछले 11 महीनों के निचलतम स्तर पे पहुंच गया था इन्फ्लेशन। महंगाई दर इतनी कम गई थी और 5.9% इन नवंबर, 5.9% पे आके वो रह गया था, ठीक है। सर्विसेज इन्फ्लेशन वॉज फ्लैट सिक्वेंशली, मतलब सर्विसेज का जो इन्फ्लेशन था वो एकदम सा फ्लैट सा था, ठीक है, एक ही लेवल पे चल रहा था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही था। तो इसीलिए हमारे सर्विसेज से हमारे पास टैक्सेस ज़्यादा आए नहीं, सर्विसेज का भी इन्फ्लेशन एकदम फ्लैट सा ही चल रहा था। एंड गुड्स इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो वो 6.2% था, विच इज़ हाई बट फार लोअर देन प्रीवियस मंथ, ठीक है, जो कि ज़्यादा है, ठीक है। आरबीआई का थ्रेशोल्ड लिमिट होता है कि 4+ या -2 तक हम सह सकते हैं, +2 हो गया तो महंगाई दर इज़ फाइन बेरेबल, और अगर -2 मतलब 2% का महंगाई दर इज़ बेरेबल, इससे कम भी ज़्यादा भी कम हो गया तो फिर आपको वो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स पढ़ने होंगे, वो अलग सी बातें हो जाती हैं, ठीक है। तो 4 + -2 का आप कॉन्सेप्ट समझ लो, तो 6% तक आरबीआई महंगाई दर को बेयर कर सकती है। ऑल्दो ये ज़्यादा है कुछ परसेंट, पर पिछले महीनों में तो इससे भी बहुत ज़्यादा था, पर ठीक है ये कम हुआ है, ऐसा देखा जा सकता है। तो भाई आप कैसे कह सकते हो कि हाई इन्फ्लेशन की वजह से ये ब्लॉस्टर मतलब बड़े हुए हैं, तो ये दिसंबर में ब्लॉस्टर हुए हैं इन्फ्लेशन की वजह से, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? ये बात थोड़ी ही सच है, हाँ थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन का इफेक्ट हुआ पर पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। सो इफ़ इन्फ्लेशन डिड नजप रेवेन्यूज़, नजप मतलब थोड़ा ही बढ़ना, तो इन्फ्लेशन ने बस थोड़ी ही बढ़ोतरी की है जीएसटी रेवेन्यूज़ में। इट डिड नॉट प्ले एनी मोर ऑफ अ रोल इन दिसंबर दैन इट डिड इन द अर्लियर मंथ्स। तो उसने इन्फ्लेशन ने दिसंबर में कुछ ऐसा काम ज़्यादा अपना प्ले नहीं किया था जैसा कि पिछले मंथ में किया था, मतलब नवंबर अक्टूबर सितंबर में इन्फ्लेशन ज़्यादा था, इसीलिए हमारे पास एक लेवल तक हमारे पास जीएसटी रेवेन्यूज़ आ रहे थे, वरना तो हमारे पास नहीं ही आते थे। व्हेन द प्राइस वाज हाई, व्हेन द प्राइस राइज वाज हायर, तब जब कीमतें बढ़ी हुई थी प्रोडक्ट्स की, तब जो इन्फ्लेशन ने काम किया था, मतलब तब इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादा कलेक्शन हो रही थी। पर ऐसा कुछ दिसंबर में तो नहीं हुआ, दिसंबर में ऐसा कुछ भी उसने रोल प्ले नहीं किया इन्फ्लेशन ने, ठीक है। फ्रॉम वॉट इज़ नोन सो फार, अब तक जितना पता चला है वो ये पता चला है कि द 8 सेक्टर द 8 सॉरी करोर नहीं, 8 जो हमारे कोर सेक्टर्स हैं ना वो रिबाउंड किए हैं, मतलब पहले जो उनमें गिरावट देखी गई थी वो उन्होंने रिकवर कर लिया है और अब उन्होंने गेन किया है और पहले के वो नॉर्मल लेवल तक आ पहुंच चुके हैं, ठीक है। उन्होंने रिबाउंड किया है और ग्रो किया है 5.4% नवंबर में, फ्रॉम अ मेयर 0.9% इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में सिर्फ 0.9% की ग्रोथ थी, जबकि उन्होंने नवंबर में 5.4% की ग्रोथ की। व्हेन इंडस्ट्रियल आउटपुट, मतलब जब अक्टूबर में क्या हाल चाल थे, उन्होंने सिर्फ 0.9% की ग्रोथ की थी। क्यों उन्होंने 0.9% की ग्रोथ की थी? क्योंकि तो जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था ना वो पूरी तरीके से टैंक्ड हो चुका था, मतलब फेल हो चुका था। इंडस्ट्रीज़ का आउटपुट नहीं आ पा रहा था अच्छे तरीके से। एन अलार्मिंग 4%, मतलब सिर्फ 4% ही उत्पादन क्षमता रह गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे इसलिए ग्रोथ 0.9% थी, जबकि वो अच्छा हो गया नवंबर में 5.4% हो गया कोर सेक्टर्स में, ठीक है। वाइल नवंबर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेवल्स विल ओनली बी नोन लेटर दिस मंथ, मतलब इस महीने के आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली नवंबर में कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हम कह रहे हैं ना यहाँ पे इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल हो चुका है, टैंक्ड हो चुका है, तो एक्चुअल फिगर्स तो हमें आने वाले दिनों में ही आएंगे, ठीक है। विल ओनली दिस मंथ द जीएसटी रेवेन्यूज इंडिकेट दैट, पर जीएसटी का रेवेन्यू हमें ये दिखाता है, इंडिकेट मतलब हमें ये दिखाता है कि द डिमांड फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज हेल्ड अप। जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड थी ना वो हेल्ड अप, मतलब वो रुक सी गई थी, स्टैंड स्टिल पे थी,
ठीक है। नवंबर पे क्यों ऐसे हुआ था, इंडस्ट्रियल जो डेटा है ना, तो अब तो हमें ये तो इंडस्ट्री का डेटा जब आएगा तो ही पता चलेगा ना कि क्या हुआ क्यों हुआ। तो इंडस्ट्रियल डेटा तो हमें बाद में आएगा, पर जीएसटी का जो रेवेन्यूज़ आया ना, हमें उससे यही दिखा कि जो डिमांड थी ना इंडस्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो बहुत ही स्टैंड स्टिल पे थी, मतलब रुकी हुई थी, ज़्यादा लोग डिमांड नहीं कर रहे थे। ठीक है। एज नॉर्थ ब्लॉक मैंने कहा था ना, जब भी आएगा हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रेफ़र करना है। तो नॉर्थ ब्लॉक ने एज नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स मतलब जो एलीट ग्रुप के पर्सन होते हैं, मतलब जो भी हायर मिनिस्टर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, अपने फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, बाकी के जो भी हायर लेवल के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो लोग कहाँ पे अब आ चुके हैं, लास्ट लैप ऑफ क्यूरेटिंग मतलब एक जगह पे सभी को इकट्ठा कर। ठीक है बेटा, आपको इतनी सी बात क्लियर हो गई, ये बात आपको क्लियर हो गई ना। ये जो मैंने नॉट ओनली का आपको बताया था कि ये जो 1.4 लाख करोड़ थे कंटिन्यूसली 10 मंथ्स तक बने रहे, और दिसंबर में जो अच्छा खासा अमाउंट आया हमारे पास, उसने एवरेज को बढ़ा दिया, साल दर साल का जो एवरेज निकालते हैं उस एवरेज को बढ़ा के 1.49 लाख करोड़ कर दिया। ठीक है। बट देर इज़ लिटिल रूम फॉर द कंप्लेसेंसी का मतलब होता है खुश होने की बात। तो बहुत ही खुश होने के लिए हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं है। लिटिल रूम मतलब कोई स्पेस नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, ना के बराबर स्कोप है खुश होने का। क्यों? क्योंकि तो एनी स्लैकिंग इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी अगर गिरावट आती है, स्लैक करना मतलब गिरावट, तो अगर कोई भी गिरावट आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, किस लिए? ड्यू टू ग्लोबल हेडविंड्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। तो ग्लोबली जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं कि रेसेशन आने वाला है, ले ऑफ्स चल रहे हैं, तो इसकी वजह से अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिरावट आती है, कुड ड्रैग डाउन द रेवेन्यूज़ टू, तो इससे क्या होगा, हमारे जो ये रेवेन्यूज़ हैं ना अच्छे खासे, तो हमारे भी ये रेवेन्यूज़ गिर जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जो जीएसटी काउंसिल विच मेट ब्रीफली लास्ट मंथ, तो मतलब कुछ ही समय के लिए जीएसटी काउंसिल मीट हुई थी पिछले महीने में, आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, बहुत ही एक लंबे अरसे के बाद, बहुत ही लंबी ब्रेक के बाद मिले थे। तो तभी क्या हुआ, मिली तो सही, पर उन्होंने क्या किया, बट लेफ्ट द क्रूशियल रिफॉर्म्स हैंगिंग, मतलब उन्होंने लटकते हुए छोड़ दिया। हैंगिंग मतलब आधे में ही छोड़ दिए, क्रूशियल जो भी रिफॉर्म्स करने थे उनको पूरा का पूरा उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, और कंप्लीट भी नहीं हुआ है तो वो रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाए। ठीक है। मस्ट बी कन्वीन्ड सून, मस्ट बी कन्वीन्ड, ये मस्ट बी किसके लिए लिखा है, मस्ट बी कन्वीन्ड सून, इस मीटिंग के लिए। तो जीएसटी काउंसिल को जल्द से जल्द कन्वीन करना होगा दूसरी मीटिंग, सून आफ्टर द बजट के बाद उनको फिर से मीटिंग को बुलाना होगा। किस लिए बुलाना है? नॉट जस्ट टू हेल्प सस्टेन द रेवेन्यू इन्फ्लोज, हेल्प सस्टेन करना मतलब बने रहना, इन रेवेन्यू इन्फ्लोज को बने रहने के लिए ये मीटिंग को कंडक्ट करना है, यही एक वजह नहीं है, पर और भी कौन सी वजह है, बट ऑल्सो पर, और किस लिए करना है, टू एम टू रेक इन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसे को बनाना। तो आप और भी पैसे को, नए सोर्सेस को बना सकते हो, एम कर सकते हो, कहाँ से? फ्रॉम अ रैशनलाइज रेट स्ट्रक्चर, एक रैशनलाइज रेट स्ट्रक्चर बना के, जो उस रेट स्ट्रक्चर में क्या होगा, रैशनलाइज्ड रेट स्ट्रक्चर में विच ब्रिंग्स ऑल द प्रेजेंटली एक्सक्लूडेड आइटम्स, अभी तो वो एक्सक्लूडेड हैं आइटम्स, वन नेशन वन टैक्स एम्बिट में वो अब इस आ जाएंगे। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट है ना, जीएसटी जब आ गया तो सभी टैक्सेस को ख़त्म करके हम एक टैक्स ला रहे हैं, जीएसटी, जिससे हमारा क्या सपना होगा, एक नेशन एक कर। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स। तो अभी जो आइटम्स एक्सक्लूड है उसको भी आप इंक्लूड कर दो, तो उससे आपका फिर रेवेन्यू भी ज़्यादा हो जाएगा जीएसटी में, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। होप आपको बहुत ही ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगना भी चाहिए, है ना, बिकॉज़ मैंने आपको इतना ज़्यादा ग्रामर का कॉन्सेप्ट्स को समझाया। ठीक है,
हर एक पेज पे मैंने आपको भरपूर कोशिश की कि मैं आपको ग्रामर के सभी एस्पेक्ट समझाऊं। फिर हमने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, फिर हमने वोकैबुलरी भी की, और अब हम फिर से वोकैबुलरी को कर रहे हैं। आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखना है। हम एरर डिटेक्शन भी करेंगे, ठीक है। तो इन सभी वर्ड्स का मीनिंग लिखना है। रिकाउंसिलेशन का मतलब होता है फिर से मैच कर लेना। नज अप का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ में बढ़ोतरी, बट बाय अ स्मॉल अमाउंट, छोटे अमाउंट से बढ़ोतरी। रिबाउंड फिर से उसी लेवल पे आ जाना। टैंक्ड पूरी तरीके से फेल। रेकिन मतलब टू मेक मनी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एरर डिटेक्शन पे। आपको इस स्टेटमेंट पे एरर कहाँ है वो फाइंड करना है और मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख के बताना है, ठीक है, जल्द से जल्द। आर्ग्यूमेंट्स दैट हाई इन्फ्लेशन ब्लोस्टर्ड दीज नंबर्स, ऐसी आर्ग्यूमेंट्स है कि इन्फ्लेशन की वजह से ये नंबर्स बढ़े हैं। आर ओनली पार्टली, तो ये आधी ही बात सच है। टेनेबल हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो डिप किया है टू 11 मंथ्स लो ऑफ 5.9% इन नवंबर। 11 महीनों के निचलतम स्तर पे इन्फ्लेशन पहुंच गया है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन तो कम है, तो दिसंबर के महीने में बढ़ोतरी तो नहीं हो सकती है इन्फ्लेशन की वजह से। ऐसा ये हमने जो पढ़ा था आर्टिकल पे, आपको शायद याद होगा, ठीक है। तो एरर बताना है जल्दी, चलिए बताइए कहाँ पे है। यस, एरर आपका यहाँ पे है। मैंने आपको ग्रामर बताया था ना, अगर मंथ ईयर्स के पहले आर्टिकल आता है तो वो उसमें एस नहीं लगता है। आपका यहाँ पे हाइफिनेट भी हुआ है। अगर आर्टिकल आता है तो अपने आप हाइफिनेशन भी आ जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल है तो एस नहीं आएगा, इसलिए टू एन 11 मंथ लो ऑफ 5.9% इन नवंबर, ठीक है। आपका एरर डिटेक्शन भी हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पे, जो कि है एसे। तो आपको बैंकिंग सेक्शन के मेन सेक्शन में, अगर मेंस एग्ज़ाम पे आपको एसे भी लिखना होता है, तो मैं आपको अपने एडिटोरियल के हर एक टॉपिक पे एसे का एक टॉपिक देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं यार, आपको मैं अपने हर एक एडिटोरियल सेशन में ऐसे का टॉपिक देता हूँ जो कि आपको लिखना होता है। तो ये टॉपिक भी आज आप 200 वर्ड्स पे लिख सकते हो। वर्ड लिमिट होता है तो वो आपको फॉलो करनी होती है। तो राइट एन एसे ऑन द जीएसटी कलेक्शंस ऑफ इंडिया, तो ये जीएसटी की कलेक्शंस जो हो रही हैं तो उसके आपको एक ऐसे लिखना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल, यू कैन टेक द पॉइंट्स फ्रॉम इट, ठीक है। जो फर्स्ट हाईएस्ट था, सेकेंड हाईएस्ट था, थर्ड हाईएस्ट था, अब क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो वो करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं टोन ऑफ दिस आर्टिकल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको आरसी जो होती है आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन, उस पर आपका टोन पूछी जाती है कि इस पैसेज का टोन क्या है। तो अब हमने जो एडिटोरियल पढ़ा तो आपको उससे क्या लगता है क्या होगी टोन, ठीक है। आज का टोन है ना, पूरा का पूरा ऑथर ने, मतलब जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये जो है ना, उन्होंने एनालाइज किया कि किस लिए रेट्स हाई हैं। दिसंबर में किस लिए हाई हो गए, नवंबर में तो इसलिए आए थे, इन्फ्लेशन था, ये था। रिस्पेक्टिवली अप्रैल में इसलिए हुआ फर्स्ट वाला, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये पूरा एनालाइज किया। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसे मीटिंग कन्वेन होनी चाहिए जिससे हेल्प होगा रेवेन्यूज़ को बनाए रखने में, और एम करेगी कि और ज़्यादा रेवेन्यूज़ आए इन आइटम्स को इंक्लूड करके। तो एनालिटिकल इज़ द टोन, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल, ठीक है। नाउ विल बी वाइंडिंग अप। थैंक यू, आप यहाँ तक बने रहे। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़, इंश्योरेंस, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए ये सेशन बहुत ही यूज़फुल होगा। इनफैक्ट यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल सेशन प्रूफ होगा। इनफैक्ट यहाँ तक कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी सेशन को शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी पता चले कि हमारी जो ये जीएसटी है, ठीक है, इस जीएसटी में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो उनका भी एक जनरल नॉलेज इंक्रीज हो सके, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन, ठीक है। सो until we meet next time, bye bye everyone and take care.